नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गुट यानी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के उठापटक अभी भी चल रही है। सीट बंटवारे की औपचारिक बातचीत का पहला दौर सोमवार को हुआ। कांग्रेस की गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के घर पर हुई इस बैठक में अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश के साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद रहे। इस बातचीत को लेकर के दोनों पार्टियों ने फिलहाल किसी तरह की कोई बात सार्वजनिक करने से परहेज किया, लेकिन संकेतों के अनुसार दिल्ली में जहां 4 और 3 के फॉर्मूले पर सहमति बनने की संभावना है, तो वहीं गुजरात, हरियाणा और गोवा में दोनों पार्टियां चुनावी संभावनाओं की गुंजाइश को टटोल रही हैं। लेकिन हरियाणा में सीट शेयरिंग पर पेंच फंस सकता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पहले से ही सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अब हाल में ही सभी 10 सीटों के लिए कांग्रेस ने बाकायदा ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। तो सवाल यह है कि इंडिया में सीट शेयरिंग पर जो बात है वो हरियाणा में कैसे बनेगी। हरियाणा में क्या 7-3 के फॉर्मूले पर कांग्रेस सहमत होगी? 2024 का जो प्लान है उसमें जो गठबंधन में सीटों पर मचा घमासान है, आखिर इसके मायने क्या है? आज बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है। मैंने कहा ना, हरियाणा स्वयं में सक्षम है। कुछ क्राइटेरिया बनता है जब बंटवारा होता है गठबंधन में सीटों का, कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ पैरामीटर तय किए जाते हैं। वो कोई तय नहीं करेगा, कुछ तय होंगे तो बात, क्योंकि कोई क्राइटेरिया होगा, कोई पैरामीटर्स बनेंगे, जब कोई बात होगी। अभी तो हरियाणा की कोई चर्चा नहीं हुई। जहाँ तक सीट शेयरिंग का विषय है, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन हुआ है पंडित जी, और वो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे हमारी बातचीत चल रही है पार्टियों से। जहाँ तक हरियाणा कांग्रेस की बात है, हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत, हर सीट पे मजबूत है, हर क्षेत्र में मजबूत है। लेकिन जो राष्ट्रीय गठबंधन हमारा हुआ है, उस गठबंधन का धर्म हम लोग निभाते हुए सारी पार्टियों जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उन सारी स्टेट्स को इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे और सभी पे चर्चा होगी। कई बैठकों का दौर इनका हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सहमति इन लोगों की बनी। अगर सहमति बनती तो अब तक ये सीट शेयरिंग भी इशू कर देते, और आने वाले भविष्य में भी मुझे इसको कोई गति मिलती नहीं। कई बैठकों का दौर इनका हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सहमति इन लोगों की बनी। अगर सहमति बनती तो अब तक ये सीट शेयरिंग भी इशू कर देते, और आने वाले भविष्य में भी मुझे इसको कोई गति मिलती नहीं। कई तो 2024 का जो प्लान बन रहा है उसमें अब गठबंधन में जो सीट शेयरिंग है उसका फॉर्मूला क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग है उस पर अभी फिलहाल जो बात है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि फाइनल नहीं है। और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरह से बयान है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को अभी भी आप सुन रहे थे कि हम 10 के 10 सीटों पर पूरी तरह से तैयार हैं, ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्तियाँ हो रखी हैं। तो क्या 7 और 3 का जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, क्या उसमें सीट शेयरिंग पर जो बात है वो बनेगी? और इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी अगर आप देखें तो फिर किस तरीके से जो आगे पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कैंपेनिंग कर रही हैं उसमें कैसे वो जनता को कन्विंस करेंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा के लिए इन पार्टियों के बीच में कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन इंडिया का या इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिहाज से है, तो फिर वहां पर जनता को कैसे जोड़ेंगे? और दूसरा ये है कि बार बार अगर कांग्रेस ये कह रही है कि वो 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए तैयार है और यहां पर किसी भी तरीके से किसी भी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, अगर ये बात बार बार दोहराई जा रही हो, तो फिर इसके मायने समझने होंगे कि आखिर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो हरियाणा में क्या होगा। क्योंकि अभी हरियाणा को लेकर के जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। पंजाब और दिल्ली में जो सहमति है वो ज़रूर थोड़ी दिख रही है, लेकिन हरियाणा में अभी इसको लेकर के पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी एक राय या फिर किसी भी तरह से एक निर्णय या एक मत अभी तक नहीं हो सके। तो सीट शेयरिंग पर जो बात है वो कैसे बनेगी, आज इसी पर चर्चा करते हैं। अभी फिलहाल कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत। निवान शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवान शर्मा जी, आपका स्वागत। और थोड़ी देर में विदुर रावल जी भी हमको ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
मनीष जी, सबसे पहले आपके ही पास आते हैं क्योंकि इंडिया अलायंस को हम लोग लेकर के देख रहे हैं कि लगातार जो बैठकें हैं वो हो रही हैं। सीट शेयरिंग पर जो निगाहें हैं वो सबकी लगी हुई हैं। कुछ जगहों पर ऐसा जानकारी आई कि आज की बैठक के बाद वहां पर कुछ सहमति बनी है, लेकिन हरियाणा को लेकर के जो तस्वीर है वो स्पष्ट नहीं है। और अभी हम लोग भूपेंद्र हुड्डा को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसी भी प्रकार के कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 2-3 बार इस बात को दोहराया। कैसे देखें इंडिया गठबंधन के भविष्य को हम लोग हरियाणा में? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो बातचीत चल रही है वो जिन प्रदेशों में जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व उसका फैसला लेने में सक्षम है, वो हर राज्य में सीट के बंटवारे को लेके, हर राज्य में कौन सी पार्टी को कितने टिकट देनी है, किसकी क्या रेशियो है, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और हरियाणा की जो परिस्थितियां आज कांग्रेस के अनुरूप हैं, हरियाणा की जो परिस्थिति आज अगर हम देखें तो कार्यकाल को देखें तो प्रत्येक वर्ग आज हुड्डा साहब की नीतियों में जो आस्था और विश्वास उन्होंने जताया, आज वो उसको याद करते हैं, उनकी रोजगार योजनाओं को याद करते हैं। और आज जिस तरीके से हरियाणा का किसान, कर्मचारी, खिलाड़ी, पहलवान, छोटे उद्योगपति परेशान है, तो एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। हुड्डा साहब के नेतृत्व में लोग चाहते हैं कि वो सत्ता में आए और सरकार बनाए। उसी तरीके से जो माहौल आज हरियाणा में बना हुआ है उसको देखते हुए और लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो हुड्डा साहब ने कहा कि हम 10 की 10 सीटों पे लड़ने में सक्षम है और यहाँ पर शायद किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दूसरे जो दल हैं जो इस इंडिया गठबंधन में हैं उनका हरियाणा में अभी कोई इतना वर्चस्व है नहीं। तो उसके अनुरूप भी अगर देखा जाए तो शायद जो बात अभी तक निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़े। बाकी जो भी फैसला शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो सभी को मंजूर है। और जिस तरीके से हरियाणा के अगर आमजन की आवाज सुने, अगर हरियाणा के जवान की, किसान की, खिलाड़ियों की, महिलाओं की, सरपंचों की और जो आम जनमानस है, बेरोजगार युवाओं की आवाज अगर सुने, तो हर व्यक्ति आज यही चाहता है कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना चाहता है। और हम यहाँ पर हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ने के लिए सक्षम है। ठीक है, लेकिन मनीष, अगर आप ये कहेंगे कि भाई देखिए आप पूरी तरह से तैयार हैं या अगली पार्टी जो कि आपके अलायंस का हिस्सा है वो सक्षम नहीं है, तो फिर अलायंस को लेकर के सवाल उठने लाजमी है। फिर तो ये सवाल उठेगा कि आपके अलायंस पार्टनर उसके बावजूद भी आप सीट नहीं उनको देना चाहते हैं, ये तो सवाल उठेगा। फिर देखिए, ये कैसा अलायंस है? आपकी बात बिल्कुल जगह है। जो अलायंस के जो पार्टनर हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि हर प्रदेश में स्थिति अलग है। दिल्ली की स्थिति अलग है, पंजाब की स्थिति अलग है, राजस्थान की स्थिति अलग है। जो गठबंधन, जो सहयोगी जो दल हैं, उनकी धरातल पर किस तरीके की वहां पर वोट बैंक है, उसके हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से उनको सीट दी जाएगी। हरियाणा में अभी ऐसा कोई दल नहीं दिख रहा जिसको गठबंधन की जरूरत हो या जिसको गठबंधन में सीट दी जाए, जो मुझे लगता है। और जो हरियाणा की आवाज है, शायद आप भी इस बारे में क्लियर होंगे। लेकिन अगर फिर भी शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला करता है, अगर गठबंधन कोई फैसला करता है, तो वो सबके सर माथे पर है, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। निवान जी, हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। निवान जी देखिए सर, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जो दिल्ली में गठबंधन हो। चलिए मनीष जी, मैं निवान जी से मेरा सवाल है, मैं उनकी बात को एक बार सुन लेता हूं। निवान जी जी सर, देखिए तो 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है, देश के लिए निर्णायक चुनाव है और एक दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव है। अभी जो सरकार है करंटली हमारे देश में, वो एक ऐसी सरकार है जो ना कानून को मानती है, कानून से अपने आप को ऊपर समझती है, जो सरकार कोर्ट के डिसीजंस को अपनी पावर का मिसयूज करके पलट देती है। आपने दिल्ली में देखा किस तरह से हमारी सारी ताकत छीन ली गई। हमारी ताकत हमें लोगों ने ताकत दी, जो इस सरकार ने छीन ली। तो एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में इस समय अपनी पूरी पावर्स का दुरुपयोग कर रही है, पूरा देश चाहता है कि ये तानाशाही की तरफ ले जाने वाली पार्टी को हटाया जाए। सबसे बड़ा जो हमारा इस समय आम आदमी पार्टी देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है और देश में और कोई भी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारा संविधान। और अगर हमारे संविधान और देश की जो सोल है, जो रूह है, उसको जो पार्टी अटैक करेगी, उसको इस समय सत्ता से निकालना बहुत जरूरी है। और इसीलिए देश की जनता ने
एक अलायंस बनाया है जिसका नाम है इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस में हम मिलकर हम इंडिया नहीं, अलायंस लेकिन के कह रहे बहुत हैं कि एक्टिव आप पार्टनर हैं। सक्षम नहीं है भाई इंडिया हरियाणा के अंदर। देखिए, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अभी कल की डिबेट में भी या हर डिबेट में आप लोग कहते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं हरियाणा के अंदर चुनावों के लिए, लेकिन जो आपकी सहयोगी पार्टी है वो ये मानती है कि आप कैपेबल नहीं है, वो पूरी तरह से तैयार हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ेंगे। हम एक बहुत तो आपको नकार रहे हैं सिरे से। हम एक बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं। हमारी टॉप लीडरशिप की इंडिया अलायंस में मीटिंग चल रही है। जब तक कोई ऑफिशियल स्टैंड बाहर नहीं आता है, हमारे में से कोई भी नेता, चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अपना ज्यादा ओपन में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे हर नेता को अपनी पर्सनल राजनीति से ऊपर पार्टी लाइन है और उससे ऊपर देश का संविधान है। तो हम एक डिसिप्लिन पार्टी की तरह बिहेव करेंगे। अगर किसी को अपने पर्सनल जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के संविधान से और एक अपनी पार्टी लाइन से, तो वो करते रहे। हम किसी के भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना कोई भी अपना कोई भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताएंगे। हम बहुत क्लियर है कि हमारा एक पार्टी लाइन है, पार्टी लाइन को फॉलो किया जाता है। वी आर अ डिसिप्लिन पार्टी, और अभी हमारी टॉप लीडरशिप की इंडिया अलायंस में मीटिंग चल रही है। पंजाब और दिल्ली में निवान जी, मेरा सवाल ये है, पंजाब और दिल्ली में सहमति बन गई, जहां आप सत्ता में हैं वहां दोनों जगहों पर सहमति बन गई है, ऑफिशियल उसका अनाउंसमेंट होना, लेकिन हरियाणा में ये पेच फंस रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, मैं आपको यही बता रहा हूं, जब तक हमारी एक ऑफिशियल पार्टी लाइन, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, जहां पर भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां से जब तक हमारी ऑफिशियल लाइन नहीं आती है, हमारा कोई भी नेता जो है वो डिसिप्लिन क्रॉस नहीं करेगा। अगर कोई एक ऐसा नेता है जो बार बार अपनी स्वयं की इच्छा व्यक्त करना चाहता है, तो उनका पर्सनल अधिकार है, वो कर सकते हैं। हम प्रतिबद्ध है अपनी पार्टी लाइन को लेकर। हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो हमारे इंडिया अलायंस में जुड़े रहने के धर्म के खिलाफ जाती हो। हम पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ हैं, और जब तक हमारी कोई सीनियर पार्टी लाइन धर्म तो भाई नहीं एक तरफ आती से है, कैसे होगा? आप तो अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बयानबाजी होगी तो फिर कैसे अलायंस चलेगा ना? कांग्रेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल पार्टी लाइन अभी तक नहीं आई है बाहर जिसमें उन्होंने ऐसा कहा हो जो आप मेंशन कर रहे हैं। हमारे लिए कांग्रेस की पार्टी लाइन ऑन दिस इशू इंपॉर्टेंट है, रादर देन किसी इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल अगर कुछ कह रहा है वो अपनी पर्सनल स्पेस में कह रहा है, आप उनको कहने दीजिए। बाद में जब पार्टी लाइन आ जाएगी, या तो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, अब कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा है क्या भूपेंद्र हुड्डा से हरियाणा में? अगर वो ये बात कर रहे हैं कि हम 10 के 10 सीटों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमको कोई गठबंधन की जरूरत नहीं, उन्होंने 2-3 बार ये सब बात दोहराई है, एक बार नहीं बोला, क्योंकि पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया इस चीज को कि हमें किसी तरह के अलायंस की जरूरत नहीं है हरियाणा के अंदर। इंडिया अलायंस देश में, देश भर की 28 से 30 पार्टियों का अलायंस है, उसमें कोई भी इंडिविजुअल मैटर नहीं करता है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो देश की 28 पार्टियां मिलकर लेंगी, उसमें किसी इंडिविजुअल की, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का, कोई भी इंडिविजुअल का कोई डिसीजन या कोई भी बयान मायने नहीं रखता है। वो जो भी अपना बयान दे रहे हैं वो अपनी पर्सनल स्पेस में दे रहे हैं और वो दे सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया अलायंस के बैनर से नहीं आती है, हम इस मामले में कोई भी किसी भी नेता के ऊपर टिप्पणी करने से अवॉइड करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम प्रतिबद्ध हैं अपनी पार्टी लाइन को लेके। वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ इंडिया अलायंस, और हम उसको चलिए, मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपकी पार्टी लाइन है, आप उससे ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं। बहरहाल रजत पंजेठा जी, एक तरफ तो इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ चुनावों की तैयारियां हैं, कैसे इसको आप देख रहे हैं? तो सीट शेयरिंग को लेकर के अभी यहां पर यह बात कही जा रही है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हम भाई पूरी तरह से तैयार हैं, हमको किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको, और इंडियन नेशनल लोकदल कितना तैयार है? देखिए, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, और अलायंस के बिना इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो लोकसभा और विधानसभा दोनों की तैयारी में है, और पूरी तरह से हम तैयारी के अंदर है। चाहे वो इलेक्शन साथ हो चाहे अलग हो, उसका कोई मैटर नहीं करता। और पार्टी ऐसे चेहरे उतारेगी कि जिनको जनता परख चुकी है, और जनता पहले भी विश्वास उनके ऊपर जता चुकी है, और हमारा बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहेगा। और हम किसी के साथ अभी अलायंस करने में हम कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, और हमारा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल का जनता के साथ अलायंस है। और हम निश्चित तौर के ऊपर दावे के साथ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 2 सीट हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। 2 या 3 सीट के ऊपर हमारा बहुत कांटे की टक्कर रहेगी, और 2 सीट हम इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अपने बलबूते पे, बिना किसी अलायंस पे, वो तो 100% आपको निकाल के दिखाएंगे। और बाकी हमारी 2 या 3 सीट ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारी कड़ी टक्कर रहेगी।
नहीं, लेकिन बड़ा- इंडियन जो नेशनल बड़ा लोकदल फैक्ट अकेले, देखिए यहाँ तो सारी पार्टियां कह रही हैं कि भाई वो अकेले भी अपने दम पर जा सकते हैं, लेकिन अगर एक अलायंस बनाया गया है कि मौजूदा जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उसको हटाने के लिए एक अलायंस की जरूरत है, तो क्या किसी अलायंस का हिस्सा हो सकती है इंडियन नेशनल लोकदल, या बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया आप लोगों ने कि आप अकेले अपने दम पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं 24 का लोकसभा का? देखिए आयुष जी, राजनीति में कुछ भी परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति होती है। अभी फिलहाल मैं अगर आपको ये कह दूं कि बिल्कुल नहीं होगा, मैं उसकी पुष्टि वो भी नहीं कर सकता। लेकिन आज जो पार्टी की लाइन है, वो पार्टी की लाइन ये है कि हमारे को ऐसे चेहरे जनता के बीच में देने हैं जिन्होंने हमेशा जनता के बीच में रहकर काम किया है। जनता को उनके ऊपर विश्वास है, जनता को ये पता है कल को ये लड़ाई आपके लिए लड़ेंगे, चाहे कोई काले कानून हो, चाहे किसानों का कोई अहित हो रहा हो, चाहे कोई भी हरियाणा का अहित हो रहा हो, तो वो अड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे जो हमारे पास चेहरे हैं अभी, जो हमने फाइनलाइज किए हैं, खासकर मैं आपको कुरुक्षेत्र, सोनीपत, आपको मैं हिसार, सिरसा और एक और रहेगी लोकसभा की हमारी, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ है। एक और मैं आपको ऐसे आपको उम्मीदवार उतारेंगे हम कि जो हम दो तो मैं दावा कर रहा हूं, जो मैं आपको 2 या 3 सीट ऐसी हैं जो हमारा कांटे की टक्कर रहेगी, ये मैं निश्चित तौर पे मानता हूं, क्योंकि बड़ा फ्रैंक ओपिनियन देना चाहिए। अगर मैं कह दूं, अभी भाजपा के प्रवक्ता आएंगे, वो 10 में से 11 जीतेंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हुड्डा जी कह रहे हैं हम 10 में से 10 जीतेंगे। अब कोई भी कितनी भी बात बोल सकता है, लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। तो इसका मैं आपको जो अभी आज की डेट में जो हमारी पार्टी का फैसला है, वो अकेले लड़ने का फैसला पार्टी कर चुकी है। और अगर कोई बात होती है आगे, उसकी पुष्टि पार्टी का जो नेतृत्व कहेगा उस हिसाब से होगी। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। विदु रावल जी, बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। विदु रावल जी, आज बैठक हुई इंडिया अलायंस की और उसके बाद उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई। 2 प्रदेश के अंदर तो कुछ सहमति बनती हुई देखी, लेकिन हरियाणा पे आकर के वो पेच फंस गया। कैसे देखते हैं आप इसको? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं टीवी पर अलग अलग पार्टियों के बैठे हैं, जो संभावित शायद किसी गठबंधन में जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले हैं, इन सबको भी नमस्ते। देखिए, मुझे लगता है ये विरोधाभासों से भरा हुआ एक गठजोड़ है, जिसमें गांठ जो है बार बार खुलती बिड़ती जा रही है और गांठ मजबूत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि गांठ को गांठ लगाने के लिए जो ताकतें लगी हैं, वो ताकतों के मन में ही आपस में फर्क है। देखिए, अभी अगर हम इनकी बात ही सुन लें, ये कह रहे हैं कि उस हरियाणा में जिसमें 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और कुछ सीटों में को छोड़ दें तो ज्यादातर सीटों पर विपक्ष के हर उम्मीदवार की जमानत नहीं बची थी, किसी भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बची थी। उन सीटों वहां पर तो कह रहे हैं कि वहां तो जरूरत नहीं है। कांग्रेस वाले, हमने साथी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली और पंजाब में तो फिर भी हमें जरूरत है, हरियाणा में जहां पर भाजपा ने सुपड़ा ही साफ कर दिया था, वहां जरूरत नहीं है। इस बात का ये मायना निकाला जा सकता है हरियाणा की जनता को कि भाई दिल्ली और पंजाब में कितनी बुरी स्थिति है। हरियाणा की जनता को हरियाणा का तो पता ही है खैर कि कितनी बुरी स्थिति में है। ये बात बिल्कुल ठीक कही रजत पंजेटा जी ने कि अगर हरियाणा की 10 नहीं 11 सीटें होती तो 11 की 11 भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती। इतनी प्रचंड सुनामी के सामने ये खड़े हैं, लेकिन फिर भी 10 सीटें हैं तो 10 में से 10 जीतेंगे। पिछली बार भी जीते थे, इस बार बड़े मार्जिन से जनता ने मन बना दिया है कि भाजपा को आशीर्वाद देना है। आप हमें हमारे और जनता के बीच के आशीर्वाद के बीच में नहीं आ सकते। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कह रहे हैं, विरोधाभासी बात कह रहे हैं, हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं है, जबकि आज से पहले कहते थे कि इस अलायंस के पापा हम हैं, हमने बनाया था ये अलायंस, हमने जो है इसकी नींव रखी थी, हमने जाकर चौधरी देवीलाल जी की जो सम्मान रैली थी उसमें जाकर पूरे देश की अंदर एक इस प्रकार का कोई गठबंधन हो, इसकी नींव रखी थी। आज कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। फिर ऐसी भी स्थिति आई जब ये दरवाजे के बाहर खड़े थे और कह रहे थे कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन अलायंस में किसी भी प्रकार से अंदर घुसा लो। लेकिन किस प्रकार कांग्रेस ने इनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, ये खड़े रहे। और आपकी बहुत सारी डिबेट्स ऐसी हुई जिस समय हम पूछ रहे थे भाई तुम्हारी लाचारी का कारण क्या है, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ है, तुम्हारा भी सुपड़ा साफ है, इकट्ठे मिलकर भी क्या करते। लेकिन फिर भी जो है उस समय तो ये कह रहे थे कि बहुत जरूरत है हमें अलायंस की, आज कह रहे हैं कि बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब पिछले 1 महीने में क्या बदला ये ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। फिर आम आदमी पार्टी की विरोधाभासी बातें, तो
ओवर द टॉप है, वैसे भी आम आदमी पार्टी ओवर द टॉप है। ये कह रही है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, ये चुनाव देश की राजनीति बदलने वाला है। अब ये मुझे याद आया कि 2019 के चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर 2019 का चुनाव भाजपा जीत गई तो संविधान को खत्म कर देगी, चुनाव को खत्म कर देगी, देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देगी, देश के अंदर मोनार्की शुरू हो जाएगी। ऐसी मैंने तो सुनी है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी दर्शकों को भी याद होंगी। आयुष जी, आपने भी जरूर ऐसे इनके वक्तव्य सुने होंगे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का आज भी हमारे दर्शक गूगल करें, यूट्यूब पर जाएं और 2019 से पहले के बयान निकालें कि अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी 2019 का चुनाव जीत जाएगी तो चुनावों की प्रक्रिया भारत में खत्म कर देगी। ये उस समय जनता को कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 का चुनाव जीत गई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आज मैं दर्शकों से कहता हूं कि इनके पास कोई भी आम आदमी पार्टी का या विपक्ष का उम्मीदवार आए, उनसे पिछला हिसाब तो ले लो, कितना झूठ बोलोगे। और अगली बात पर कैसे जवाब देना चाहता हूं। तुम्हारी पिछली बात ही जो है, नहीं देवान जी वो जरूर बोलना, आपने पहले जाकर केजरीवाल से पूछो, आप यूट्यूब कर लो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। क्या ये बात नहीं की थी कि देश सही कहा था सर उन्होंने, खत्म हो जाएंगे, सही कहा था उन्होंने, जो है अगर मोदी जी चुनाव उन्होंने सही कहा था, एग्जैक्टली वही हो रहा है सर। गलत है ये तरीका, आप पकड़ लिया ना, चोरों को मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, चोरी पकड़ी गई आपकी। अच्छा, आप बीच में बोलना चाह रहे हैं क्या मेरे? चोरी अरे बीच सर, में बोलना चाह रहे हैं क्या? 11 लाख करोड़ से ज्यादा की चोरी है सर हरियाणा सरकार में। पकड़े गए ना, आप पकड़े 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज है हरियाणा सरकार में। अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए, अब मैंने चोरी पकड़ ली तो बुखला जाते हो। आप झूठ बोलेंगे सर, झूठ पे झूठ बोलेंगे। एक एक करके चलिए विदुरावल मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं आता हूँ, मैं आऊंगा। तकलीफ होनी जाहिर है भाई, इनकी साफ साफ दिखती हुई चोरी पकड़ ली है। सोचते जनता की मेमोरी शॉर्ट है, आज भी कुछ बोल देंगे, 2029 का चुनाव होगा फिर भी इस प्रकार की ओवर द टॉप बात बोल जाएंगे। लेकिन भाई आज तो हर चीज का रिकॉर्ड रहता है, डिजिटल रिकॉर्ड है। केजरीवाल ने अगर ये बात, ये बयान, सरसरा बयान एक जगह नहीं 10 जगह दिया कि 2019 का चुनाव अगर भाजपा जीत गई, जो कि बाद में भाजपा जीत गई, इन्होंने कहा कि आखिरी चुनाव होगा देश का। अब इनसे कोई ये पूछे अगली बात मुंह में खोलने से पहले कि भाई उस बात का क्या हुआ, हर बात में झूठ बोलना। जवाब देना चाहते हैं, बहुत लंबा हो गया सर, आप जवाब दे लीजिए। अच्छा, इससे अलग बात क्या है, इससे अलग जुमलेबाजी तो चलती रहेगी सर। जीरो का होलसम जो होता है वो जीरो होता है। ये सभी पार्टियां एक काम नहीं है इनके पास बताने को, जुमलेबाजी नहीं ठीक है निवान जी, वो तो भाई जनता तय करेगी ना, उनके पास काम बताने के लिए है या आपके पास बताने के लिए, वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। आप जनता के बीच में जाइएगा कि इन्होंने जीरो काम किया है और फिर आपको मैंडेट दे दीजिएगा, आप सत्ता में आ जाइएगा। लेकिन अभी नहीं, एक सेकंड, अभी मनीष जी का समय, मैं आऊंगा निवान जी। ऐसा नहीं, ऐसे 1 to 1 चर्चा नहीं होगी ना कि उन्होंने कहा और आपने जवाब दे दिया। रुकिए पहले मनीष, एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा मेरी बात रहेगी, केवल थोड़ी सी। देखिए, अगर आज की चर्चा भाजपा के कामों को लेकर होती तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि 40 मिनट की चर्चा छोटी पड़ जाती। हम विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर निकले हुए, गांव-गांव दर जाकर जो है अपनी काम को बता रहे हैं, लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, उस पर चर्चा रखना। लेकिन ये जो डिबेट पर आकर एजेंडा चला देते हैं, नहीं, वो भी हम लोग करेंगे, अभी चुनाव में समय है, उस पर भी चर्चा होगी, सबके कामों पर चर्चा होगी। अभी मैं मनीष जी का रुक कर लेता हूँ, ठीक है? आपकी बात आ गई, एक सेकंड मनीष जी, आपकी बातों में भी विरोधाभास है मनीष जी। विदुरावल जी कह रहे हैं क्योंकि जहां जहां फिर आप ये सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला बना रहे हैं, इसका मतलब वहां पे आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वहां पे आपकी स्थिति मजबूत नहीं है। मनीष जी म्यूट हैं शायद आप। जी आयुष जी, जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो सीट शेयरिंग का जो मामला है जो आप कह रहे हो, तो क्या जो बीजेपी ने जो 36 पार्टियों के साथ गठबंधन करा है, तो क्या ये सीट शेयरिंग नहीं करेंगे? क्या बीजेपी पूरे देश में अकेले लड़ेगी? बीजेपी भी तो पूरे देश में अकेले नहीं लड़ रही, उसने भी गठबंधन कर रखा है, वो भी अपनी अपनी सीट जहां उसको लग रहा है वो कमजोर है वो दूसरे दलों को देगी। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई विदुरावल जी बहुत अति उत्साह में है कि हम इतनी जीते और हम इतनी जीतेंगे। ये देखो, ये तो समय बताएगा। अभी भारत विकसित यात्रा की जो ये बात कर रहे हैं कि कितना विकास हरियाणा में हुआ है, वो तो हरियाणा की जनता जानती है और वो धरातल पे हर व्यक्ति जानता है। हरियाणा के हॉस्पिटल, हरियाणा के स्कूल, हरियाणा की मेट्रो, हरियाणा में रोजगार, हरियाणा में विदेशी निवेश, वो सबको मालूम है। हर डिबेट में ये उसका जब चुनाव होगा तो वो जिस तरीके से हरियाणा के जो खिलाड़ी जिन्होंने देश विदेश में पूरे विश्व में तिरंगा फहराया, उनके साथ क्या हुआ, हरियाणा का
हर दसवां मुझे इन सारे विषयों का जो जवाब कि देना पड़ेगा, फौज में भर्ती डिबेट है, फेल हो जाए, हर या तो फिर इसी पर बात हर करें। 10वां व्यक्ति। नहीं, लेकिन तो मनीष ये- जी चलिए ठीक है, देखिए मुद्दे तो रहेंगे ना, वो हर प्रदेश के अंदर, आप हरियाणा के हैं तो आप हरियाणा में मुद्दे बताते रहिएगा, लेकिन मैं इंडिया अलायंस पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जहां जहां भी स्टेट के अंदर अदर पार्टीज हम देख रहे हैं स्ट्रांग है, वो तो आपको स्पेस ही नहीं देना चाहते हैं। आप वेस्ट बंगाल से शुरू करिए, उत्तर प्रदेश तक आइए, बिहार में आइए, और आप इधर भी आ जाइए, पंजाब में भी आ जाइए, आप दिल्ली में भी आ जाइए। ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर कांग्रेस पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, अगर उसको राजनीतिक तौर पर ये जो रीजनल पार्टी अगर इस तरह से करेंगे तो फिर क्या भविष्य है कांग्रेस पार्टी का? और यही तो कहा विदु रावल जी ने कि जहां जहां आप सीट ज्यादा दे रहे हैं इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं आप कमजोर हैं। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन शायद हमारे से ज्यादा दलों से है और लगभग 10 दल ज्यादा है उनके पास। हमारे पास अगर 24 या 26 है तो इनके पास 36 है। और लेकिन वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं मनीष जी, ये भी तो देखिए ना, वो अपने उन दलों के साथ रहते हुए भी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम भी कमजोर है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर है। इसको बात को मानने में मैं गुरेज नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक बात हरियाणा की हो रही है, जहां हरियाणा में विकास की बात हो रही है, जहां हरियाणा के कामकाज की बात हो रही है, वो बिल्कुल मैं पहले भी कह रहा था कि हरियाणा का हर 10वां व्यक्ति जो ग्रामीण अंचल से आता है वो भारतीय फौज में है। और जवानों की जो 4 साल की ठेकेदारी प्रथा, जिस तरीके से किसानों पे अत्याचार, जिस तरीके से महिला पहलवानों पे अत्याचार, खिलाड़ियों पे अत्याचार, हमारे प्रदेश के युवाओं पे, ये जो है ना, ये डिबेट को जो डिबेट सारी करना चीजें चाहिए, हैं, मुझे फिर जवाब देना चाहिए। अगर ये सारी अत्याचार की बात करेंगे तो मुझे अत्याचार गिनवाने पड़ेंगे, कैसे गोली चलाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चलिए। 2000 नहीं ठीक है, अभी अत्याचार की बातें मनीष जी मुझे लगता है सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला एक बार बन जाए उसके बाद जनता को बताइएगा। निवान जी, ठीक है निवान जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, मैं उन एक एक पॉइंट का इनको जवाब देना चाहता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जब से डिबेट में आई है तब से जुमलेबाजी शुरू करी, शुरू से लेकर अंत तक इन्होंने केवल जुमलेबाजी करी। उस हर एक जुमले का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 2019 से पहले अगर भाजपा वापस सरकार में आ गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे और संविधान खत्म कर देंगे। संविधान खत्म कर देंगे। इन्होंने यही किया। आप मुझे बोलने दीजिए सर, बाजीगरी नहीं, मैं बोलने दीजिए। नहीं वो कह रहे हैं संविधान खत्म कर दिया, वो तो कह रहे हैं विदु रावल जी, वो कह रहे हैं आपने खत्म कर दिया। सुनते ना, एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड निवान जी, चुनाव आखिरी है 2019 का। ठीक है विदु रावल जी जवाब लेते हैं निवान जी। हाँ निवान जी गलत बात है ये सर, प्लीज सुन लीजिए। अच्छा, गलत बात आपने कहा अरविंद चलिए निवान जी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि दिल्ली पे आपने संविधान का, अरे झूठ क्यों बोलते हो? हर डिबेट में करके आपने हमारी सारी शक्तियां छीनी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, या तो आयुष जी आप अगर ये ऐसे बोलते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। विदु रावल जी एक सेकंड सुन लेते हैं। विदु रावल जी इनको पूरा समय मिलता है, हम सच्चाई बोलते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता सर। नहीं निवान जी अपनी बात रखें। दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि द रियल पावर इज चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करके उसको खत्म किया, क्योंकि केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं ये। क्यों अरविंद केजरीवाल जी की ताकत सुनी? ये देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल नहीं ठीक है, देखिए अब जनता ने उनको मैंडेट दिया निवान जी। मैं ये कह रहा हूं कि पावर का मिसयूज अगर उन्होंने किया होगा तो जनता उनको इस बार फैसला कर देगी, सुना देगी। जनता की अदालत में तो सबको जाना है ना इस बार सर आपको। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये संविधान खत्म कर दिया या खत्म कर देंगे, ऐसा कहा हो गया? बनाया है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप उसके बाद पंजाब में चुनाव लड़े जाके, अगर संविधान खत्म हो गया हो तो पंजाब में सरकार कैसे बना लिया आपने? पंजाब सर आप मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। अगर आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो केवल सवाल थोड़ी है, दर्शकों के लिए जवाब भी तो होना चाहिए ना सर। आप सुन लीजिए मुझे प्लीज। अगर इन्होंने ये जब चुनाव जीत के आए हैं उसके बाद इन्होंने हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक गवर्नमेंट एजेंसी का मिसयूज किया है। इन्होंने ईडी का मिसयूज किया है, इन्होंने सीबीआई का मिसयूज किया है। जो भी ऑपोजिशन में उनके खिलाफ आवाज है उसको ये दबाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर फर्जी केसेस करते हैं और उसको कोशिश करते हैं जेल में डालने की। Why are you so charged up? मुझे ये बताइए। जो इनके पास मिल जाता है बीजेपी में आके, वो इनकी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है और ईडी जाके कोर्ट में ये बोलती है कि हमारे से दस्तावेज है कि नहीं, आप बताइए। माफी मांग लो कम से कम। आप जनता के बीच में जा रहे हो, अलायंस बना, अलायंस बना, माफी मांग लो। कांग्रेस इंपॉर्टेंट है उसमें, ना आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट है उसमें, कोई पार्टी में कहा था कि चुनाव खत्म हो जाएंगे। अच्छा ये तो क्रेडिट दोगे कि चुनाव नहीं खत्म हुए? जिस तरह से अच्छा ये क्रेडिट भी दोगे कि अपने आप को अपनी हर लोगों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। इनका अलायंस अब
अगर स्ट्रेटेजिकली इंडिया अलायंस ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो गया, आप मेरी बात नोट रखिएगा कि सीधे इनकी जमानतें जब्त होंगी, जिस तरह से जुमलेबाजी करते नहीं, हैं, ठीक है। जिस तरह से पावर का मिसयूज करते हैं, आप मेरी देखिए बात ध्यान रखिए। निवान जी, जब ये तक अलायंस चुनाव के पार्टियों का रिजल्ट अलायंस नहीं है, आते हैं ये तब तक तो अलायंस सारी जनता का पार्टियां यही अलायंस है। कहती है ना। इसके पहले भी आप लोग भी यही सर, बात ये कह रहे पार्टियों का थे। अलायंस अभी है ही राज्यों नहीं, के जब ये चुनाव हुए जनता थे का तब भी अलायंस आप लोगों ने कहा था है। कि ये भाई डिफरेंट बीजेपी का अलायंस सूपड़ा है। साफ हो दिस जाएगा, अलायंस इज इन्होंने नॉट नहीं बाय कुछ किया है, जनता इनसे स्टेबिलिटी। नाराज है, लेकिन वहां पर भी ये लोग जीत करके आ गए। और अभी आप लोग लोकसभा चुनाव में भी यही कह रहे हैं, भाई ठीक है हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि चुनाव के रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे तब तक सारी जो पार्टियां यहाँ पर अपनी करके अपनी जीत के सरकार आते हैं, सर, बनाएगी। यही तो इंडिया अलायंस खत्म करने जा रहा है। निवान जी मैं यही तो कह रहा हूं, जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आएंगे तब तक यहां बैठी हर पार्टी अपनी अपनी सरकार बनाएगी। रजत पंजेटा जी, आप लोग तो कह रहे थे कि आप लोगों ने ही ये पूरा अलायंस खड़ा किया, लेकिन अब तो आपको कोई पूछ नहीं रहा है, विदु रावल जी कह रहे हैं। देखिए आयुष जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो अलायंस है, इंडिया अलायंस को चलो कांग्रेस ने नाम दिया था, जो इसकी नींव रखी थी, जो शुरुआत की थी हमने, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई जो एक अलायंस था हमारा, जो हमने बनाया था, उसके अंदर फिर बाद में एक सवाल पूछा गया था कि चौटाला साहब से भी पूछा था कि अगर कांग्रेस इसका हिस्सा बनती है तो आपको कांग्रेस से कोई परहेज है? तो उन्होंने कहा था नहीं, कांग्रेस से हमें कोई परहेज नहीं है। जितनी ज्यादा वोट इकट्ठी हो भाजपा के खिलाफ, जितनी ज्यादा पार्टियां भाजपा के खिलाफ इकट्ठी होती हैं, कोई वोट बंटनी नहीं चाहिए। आपसी मनभेद मतभेद कुछ भी हो किसी के, उसको साइड पे रखकर अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको साइड पे रखकर, एक बड़ा पॉजिटिव थॉट था उनका, जो कि उन्होंने कहा कि सारी की सारी पार्टियां जो देश की हैं, क्योंकि देखिए 36 नहीं 38 पार्टियों का गठबंधन है एनडीए का, और हरियाणा के अंदर 2 पार्टियों के साथ गठबंधन है इनका, जो कि एक जजपा पार्टी है और एक हलोपा पार्टी है। तो 2 पार्टियों के साथ तो हरियाणा में गठबंधन है इनका। तो इनको भी पता है कि जितने ज्यादा हेड काउंट होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये जितनी ज्यादा किसी पार्टी का वोट शेयर है, नुकसान तो उसमें कोई नहीं है, पार्टी को साथ लेने में फायदा ही फायदा होता है अगर वोट नहीं तो इनेलो को साथ लेकर के क्यों नहीं चलना चाह रहा है भाई? अलायंस अगर कोई बनाया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो एक पार्टी आप कह रहे हैं हेड काउंट्स अगर काउंट होते हैं और ये इंपैक्ट करते हैं, तो भाई इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में क्यों नहीं अलायंस सोच पा रहा है, या उसका हिस्सा क्यों नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल? हो सकता है कोई खतरा हो किसी को, इंडियन नेशनल लोकदल से कोई दिक्कत हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो देखिए, जहां जो लोकसभा हम आपको बोलेंगे वो हम आपको 100% है, पत्थर की लकीर है वो। तो चाहे ये जो सक्षम अपने आप को कहते हैं, जो 10 में से 11 कहते हैं, चलो 13 हो जाएंगी अगले जब हमारा डिलिमिटेशन होगी, तो जो कोई तब 13 होगी तो 13 में से 15 लड़ेंगे। ये तो 75 पार का नारा भी देते थे, तो रह गए 40 पे अटक गए, सभी मंत्री भी हार गए थे इनके। लेकिन 10 की 10 कही थी, तो भाई 10 की 10 तो जीती ना उन्होंने। नहीं 10 की 10 आज कह रहे हैं, वो तो 75 पार करी थी, तब भी 10 की 10 ही कही। नहीं आपने सर, जीती तब थी। भी नहीं वो ये कह रहे हैं कि अगर 10 13 हो जाएंगे तो 13 भी लड़ लेंगे भाई, 13 की 13 का वो दावा करेंगे, जीतेंगे, क्योंकि वो 10 13 जीत चुके हैं। नहीं देखिए अच्छी बात है। देखिए अगर 10 ये जीत रहे हैं, चलो 10 में से 10 हुड्डा साहब जीत रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो 20 सीट तो है नहीं हरियाणा के अंदर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हार रहा है, और जो हारता है वो हमेशा अपने आप को ये कहता है, बड़े बड़े दावे करता है। आज मैं आपको खूब बोल दूं कोई बात कि हम 10 में से 10 जीत रहे हैं, वो बात भी ठीक नहीं होगी। हमें ऐसे कैंडिडेट आपको देने हैं, जनता को देने हैं कि जनता को जिनके ऊपर प्रूवन है, टेस्टेड है कि ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके जनहित में ही काम करेंगे। वो इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कृषि काले कानून आए थे, अड़ना होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन कैसे आप फिर इसको देख रहे हैं? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं पंजेटा जी, मान लिया अगर यहाँ पर, हालांकि अभी तो सीट शेयरिंग पर क्या होता है ये तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई फॉर्मूला बन जाता है तो फिर एक तरफ तो अलायंस का एक कैंडिडेट होगा, एक बीजेपी का कैंडिडेट होगा, फिर उसके बाद आपका कैंडिडेट होगा। आपको कैसे लग रहा है कि आप उसमें फाइट कर पाएंगे फिर? क्योंकि एक तरफ तो अलायंस भी होगा, जैसा कि कह रहे हैं कि लोगों से नाराजगी है भाई, इस बार तो बिल्कुल परिवर्तन ही कर देंगे ये लोग, तो फिर कैसे लड़ेगी इंडियन नेशनल लोकदल? देखिए, अलायंस के लायक मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा था आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई। आप बताइए, इनके जो नेता हैं, निर्मल सिंह जी को वैसे तोड़ दिया, वो अभी अशोक तंवर का भी देखिए, मैं बोल रहा हूँ, उनका भी कोई पक्का नहीं है। ये अलायंस करने, अगर ये अलायंस में आते भी हैं, भाजपा भी आती है, उसके बाद भी इंडियन नेशनल लोकदल, आपको मैं गारंटी के साथ 2 सीट बोल सकता हूँ, हिसार की और सिरसा की। आप नोट डाउन कर लीजिए, डिबेट हमने हर बारी करनी है। ये अलायंस के बावजूद हम जीत रहे हैं। हम इंडियन नेशनल लोकदल आपको सोनीपत की सीट और कुरुक्षेत्र की सीट के ऊपर बहुत टफ फाइट देगी, या तो जीतेगी या बड़ी बात आपने कही है पंजेटा जी, हम लोग चूंकि चर्चा में रहेंगे तो उस पर जरूर हम डिस्कस करेंगे। विदु रावल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं
इस बात को बिल्कुल मानता हूं, पंजेटा जी ने बिल्कुल सही बात कही है। जो हार रहा होता है वो बड़े बड़े दावे कर रहा होता है, जैसे अभी भी पंजेटा जी कर रहे थे। अब पूरे हरियाणा की जनता आपका टीवी शो देखती है, आपका डिबेट देखती है, पूरा हरियाणा आपका शो देखता है। अब पूरा हरियाणा जानता है कि भाजपा का प्रवक्ता विधु रावल जब कह रहा है कि 10/10 सीटें पिछली बार जीती थी और 10/10 सीटें इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, तो मैं बड़ा दावा कर रहा हूं, या इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रवक्ता साथी है जिसने 10 सीटें लड़ी थी, जिस पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने, 10 में से केवल एक ऐसी सीट थी जिसमें 2% से अधिक वोट आए थे, और केवल 3 ऐसी सीट थी जिसमें 1% से अधिक वोट आए थे, यानी 6 सीटें ऐसी थी जिसमें 1% भी वोट नहीं आया था। वो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र सोनीपत जीत रहे हैं, हिसार सिरसा जीत रहे हैं। मैं मतलब अब ये हरियाणा की जनता की सोनीपत पे टफ फाइट उन्होंने कही, हिसार सिरसा कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। कोई ना कोई सीट तो बताई ना। जिस पार्टी की 2% से अधिक वोट एक सीट पर आई थी केवल, और 1% से अधिक वोट केवल 3 सीट पर आई थी, वो ये बात कह रहे हैं। चरण सिंह रोड़ी की सबसे ज्यादा 88,735 वोट आई थी। रजत पंजेटा, मेरे को ये बहुत दिक्कत लगती है। मैं आपका खुला चिट्ठा सामने कर देता हूँ, फिर आप खुला बोलिए। ये सभी के सभी करते हो आप लोग, ये सभी के सभी करते हो। चलिए विधु रावल जी वो ये कह रहे हैं भाई कौन से 2 सीट जहां पे 2% उनके वोट थे? आप केवल अच्छा चलो अब ये बता देता हूं। रजत पंजेटा जी बताने दो, प्लीज बताने दो। आपने सवाल प्लीज बताने दो यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है पंजेटा जी जवाब लेते हैं ना, जवाब लेते हैं। अच्छा ये जनता गूगल करे, जनता गूगल करे। एक चैनल पे, आपके चैनल पर आकर पिछली बार प्रवक्ता मुझे नोटिस देने की बात करे, केवल एक सीट थी जिसमें 6.3% वोट आया था, सिरसा की। चरण सिंह रोड़ी इनके कैंडिडेट थे, 88,737 उनकी वोट थी। अगर 738 थी तो मेरे पे नोटिस भेज देना। इसके अलावा दूसरी सीट कोई एक भी नहीं है जिसमें इनकी 2% से अधिक वोट आई थी। केवल 3 सीटें ऐसी थी जिसमें एक सिरसा थी और 2 और सीटें थी जिसमें इनकी 1% से अधिक वोट आई थी। अभी गूगल कर लो, अभी पता चल जाएगा। आप विधु रावल जी, राजनीति में हमेशा माहौल और मौसम एक साथ नहीं रहता ना, ग्राउंड पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बदलती हैं, तो इसलिए वो दावा कर सकते हैं, इसलिए वो दावा कर सकते हैं। आयुष जी ये बड़ी जायज बात, प्लीज इनको रोक लीजिए, मेरे को बहुत कम टाइम मिला है। आयुष जी प्लीज रोक, ठीक है पंजेटा जी आपकी बात आ गई, 1 सेकंड जवाब लेते हैं। आपके बारे में नहीं बोलूंगा पंजेटा जी, और नहीं पंजेटा जी, ठीक है और नहीं खोलूंगा। अब औरों की बारी आने दो, औरों की बारी। हाँ बोलिए, तसल्ली रखो। अच्छा, अभी बाकी जो हमारे, आपने बिल्कुल ये आयुष जी बिल्कुल अच्छी बात कही कि राजनीति में स्थिति एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। तो अब बदल किस और रही है इस पर देख लेते हैं। कांग्रेस की पिछली बार तमिलनाडु में 39 में से 8 सीटें आई थी। आज जो चर्चा हो रही है 4 और 5 सीटें इन्हें देने की हो रही है, यानी जब लड़ेंगे ही 4 और 5 तो जीतेंगे 8 कैसे? पंजाब में इनकी पिछली बार 13 में से 8 सीटें आई थी, इस बार चर्चा हो रही है 5 या 6 सीटें देने की। केरल में इनकी पिछली बार 20 में से 15 सीटें आई थी, इस बार चर्चा हो रही है 10 सीटें देने की। तो ये अब बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं मुझे नहीं पता। पश्चिम बंगाल 42 सीटों में से केवल 2 सीटें आई थी, ममता बनर्जी 1 सीट से अधिक नहीं देने चाहती इनको। बिहार में 40 में से 1 सीट आई थी, खैर वहां इनको 4 सीटें मिल रही है, दयालु लोग हैं, लालू और लालू दयालु है। यूपी में 80 में से 1 सीट आई थी, इस बार 1 भी नहीं आएगी। रायबरेली हार रहे हैं, हर सर्वेक्षण बता रहा है। 8 और अमेठी में तो जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहे अभी। 8 में से 0, इस बार उनको 8 मिल रही हैं, वो भी दयालु लोग हैं। तो मेरा कहना यह है, पिछली बार कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, 52 सीटों पर सिमट गई थी। मैं आज आपके टीवी शो पर दावा करता हूं, मेरे दावा केजरीवाल की तरह झूठे नहीं होते, मैं दावा करता हूं ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस मिलकर 52 सीटें नहीं ला पाएगा। आप इसको रिकॉर्ड कर लो, और केजरीवाल के प्रवक्ता तो बेशक मुंह कर गए, मेरी इस बाइट को फिर से चलाना, नहीं तो मैं आपको भेजूंगा ये बाइट। 52 सीटें पूरी इंडिया अलायंस की, पूरे देश में। ठीक है पंजेटा जी, देखिए भाई ये तो कोई भी कह सकता है ना पंजेटा जी, ये तो कोई भी कह सकता है भाई कि बाकी तो जनता फैसला करेगी। मेरे पास और समय नहीं है कि मैं चर्चा को आगे बढ़ा पाऊं। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब देख रहे हैं आप, एक तरफ तो इंडिया अलायंस है, उनकी सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले हैं वो क्या होंगे, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं, लेकिन उससे भी दिलचस्प ये है कि हरियाणा में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है इंडिया अलायंस का, वो क्या रहने वाला है, ये देखना होगा। और इसका जो इंपैक्ट है वो लोकसभा चुनावों की इन सीटों पर क्या पड़ेगा, ये जनता को तय करना है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।